कर लेते हैं। और ये बाकी है कि ये इतनी जो सिम्टम सारे इतने वाजे होते हैं कि हर एक अच्छा पेडिट्रिशियन इसको डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इनको आसानी होगी, या मेरे पास लाए भतीजे को, हाँ, तो इंशाल्लाह मैं और बाकी चीजें इनको डिटेक्ट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जब आपने उन डॉक्टर्स को, जब इससे पहले जब आपने अपने डॉक्टर्स को दिखाया था, तो उस वक्त किसी ने आपको, डॉक्टर ने बोला था कि इनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? ये तो नहीं, बस ज़्यादा असल में उन्होंने प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं बताया कि आप प्रॉब्लम क्या नहीं है, बस आप मेडिसिन लें और बस सही हो जाएगा। हाँ। विटामिन की कमी है बस, ये कहा था, ये प्रॉपर नहीं बताया था कि इसके अंदर इस चीज़ की डेफिशिएंसी। यही तो चीज़ थी, तो इससे अनसेटिस्फेक्शन यही तो होती है। हाँ। कि हाँ मसला है, बताने कोई ऐसी बात तो नहीं है जो हमें बताना नहीं चाह रहे, वो अंदर से और किल कर रही होती है और परेशानी हो रही होती है। कुछ बता दें तो फिर भी सेटिस्फेक्शन है, ये सबसे बिल्कुल। चलिए ठीक है जी, इस वक्त हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर आबिद हसन मिर्जा भी हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ में पेशेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करें विटामिन डी की डेफिशिएंसी के ऊपर। और आज का टॉपिक भी आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे बताइए कि मर्द हजरात ज़्यादा किफ़ायत और होते हैं या ख़वातीन, जिस पर अभी आप लोग आकर के बात कर सकते हैं हम के साथ में। और मैं जब आज सुबह आ रही थी तो रेडियो पे मैंने एक और चीज़ सुनी कि जी एक यूनिसेफ के सर्वे के मुताबिक जो है पाकिस्तान में न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है ना, स्पेशली बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर भी, लेकिन बच्चों के अंदर बहुत कमी पाई जाती है। और स्पेशली मैं आपको बताऊँ, मुझे धचका सुन के एक अजीब सा मुझे लगा कि सिंध में सबसे ज़्यादा है। और आप लोगों को अंदाज़ा हुआ कि जब अभी सैलाब भी आया था तो इसमें बहुत ज़्यादा जो बच्चे देखे गए वो बहुत वीक देखे गए। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रिलेट करती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी में भी। और वही हम बात करें, उसी के ऊपर बात करें कि न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इन प्रेगनेंसी। मदर को भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जब बेबी डिलीवर हो तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्दी बेबी होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी पीडियाट्रिक कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ जगहों पे हुई हैं, अभी हाँ। पीसी में ख़त्म हुई है इन्फेक्शियस डिजीज़ से मुतालिक टॉपिक सी, थोड़ी सब चीज़ें रिलेटेड हैं ये। अच्छा। जहाँ इन्फेक्शन आ जाते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ हम उनको कहते हैं, बच्चों के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। जहाँ इन्फेक्शन आ जाते हैं तो वहाँ न्यूट्रिशन डिस्टर्ब हो जाता है, और या जहाँ न्यूट्रिशन डिस्टर्ब होता है वहाँ इन्फेक्शन आ जाता है। ये दोनों चीज़ें लाजिमी मलजूम है, समझना। लेकिन जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का, वो न्यूट्रिशन है। ठीक है। हमारे यहाँ अंडर न्यूट्रिशन पीपल ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। ये उसके लिए इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन है। बच्चों मदर जो है, पेरेंट है, उनको अवेयरनेस कम है, नहीं है इतना अवेयरनेस की बिल्कुल कमी है। उनको विटामिन की और जो डाइट है उनको पता नहीं होता, और बच्चों को मैनेज कैसे किए जाते हैं। हमारे यहाँ यूजुअली एक पाया जाता है कि बच्चे हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत होते हैं, हाँ। लेकिन प्लान के तहत नहीं होते। अगर ठीक है आप बच्चों को लें, बच्चे होने चाहिए, अच्छी बात है, अल्लाह की देन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि न्यूट्रिशन की उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो इसकी में इस सिलसिले में जो हमारा जो स्केल निकला है अंडर न्यूट्रिशन का, ये एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज के मुकाबले पाकिस्तान का बहुत जो है लो है, और हमें इसमें बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। हर चीज़ की मकदार मौजूद है हमारे यहाँ, हर चीज़ पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद पाई जाती है। इसमें एक अलमिया इसमें ये आता है कि ये ना सिर्फ ये कि इन्फेक्शन हमारे यहाँ फैले हैं, बल्कि वो चीज़ें जो दुनिया में कम होती जा रही हैं, यानी जैसे पोलियो है ना, या जैसे कि विटामिन की कमी है। अब हमारे अपना इंडिया को हम देखें तो पीछे मैं कॉन्फ्रेंस में था, अभी पीसी में ख़त्म हुई है, तो उसमें यह था कि पोलियो जैसे हमारे यहाँ 186 केसेस डिटेक्ट हुए हैं पिछले साल जी, और बड़ी अहम, यानी इतनी, यानी ये लम्हा है ये, और इंडिया में एक हुआ, ओनली वन। आप देखिए ना, कितना एक अजीब सी बात है, बल्कि यानी फिक्र देख के ये अफसोस होता है, इतना ही इंतहाई अफसोस होता है, जबकि इस पे बाकायदा वर्किंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इसकी वजह ये है कि हम जो है प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन नहीं लेते, वैक्सीनेशन नहीं करते, और बच्चों को मैनेज नहीं करते। हमें चाहिए कि प्रॉपरली हम मैनेज करें, वैक्सीनेशन या जो भी उनकी जो उनकी जो थेरेपी है हम उसको दें। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ों पर हम ओवरकम ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर लेते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी पे हम बात करें तो इसके हेल्थ रिस्क क्या होते हैं, इस पर आप थोड़ी सी मुझे बताइए। क्या चीज़? इसके हेल्थ रिस्क क्या होते हैं, क्या किन किन चीज़ें, कौन कौन सी बीमारियां इसमें डेवलप होने का खतरा होता है? देखिए, विटामिन डी की बहुत सी बीमारियां होती हैं। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि हम ये सिर्फ बच्चों से लिमिटेड नहीं है। अच्छा, हाँ, ये ग्रोइंग अप होती है, बिल्कुल, जैसे बड़े हो गए और बड़े हो गए। अच्छा, कॉलर है, फिर इस पे आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? अनिला बात कर रही हूँ कराची से। सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब दूंगी, बांग्लादेश है सवाल का जवाब आपके। ठीक है, ठीक है। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, और आज
बहुत प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। वाइफ की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद प्रोग्राम पेश करने पर। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला। क्या बात करना चाहेंगी? डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे 2 बेटे हैं, एक की उम्र है 10 साल और एक की उम्र है 8 साल। मेरे दोनों बच्चों के अभी थोड़े कुछ 5-6 महीने पहले दोनों बच्चों के हाथ की हड्डियां टूट चुकी हैं। हालांकि गिरे इतने हल्के से गिरे हैं फर्श पे, लेकिन एकदम एक की कलाई की हड्डी टूट गई है, एक की कोहनी की हड्डी टूटी है। तो मुझे क्या करना चाहिए बोन से बच्चों की मजबूत हो? क्योंकि दूध वगैरह का इस्तेमाल तो मैं करती हूँ बच्चों में, बच्चों की हड्डियां मजबूत होगी कि कैल्शियम की कमी से होता है या हड्डियों का कोई मसला है? तो जरा प्लीज मुझे वो कर दें, बता दें मुझे कि मसला क्या है मेरे बच्चों के साथ। जी बताता हूँ मैं। बहुत अहम आपने बात पूछी है। हम और अपने टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, जहाँ हम बता रहे थे कि जहाँ विटामिन डी की जहाँ डेफिशिएंसी होती है, वहाँ 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो ये कि बॉडी पेन होता है, ज्वाइंट पेन होंगे, हड्डियों में दर्द होगा, रिस्ट है जैसे रिस्ट हो गए, रिस्ट ज्वाइंट हो गए या नीज हो गई या बैक एक हो गया। आगे जाके यही जब प्रोसीड करती है बीमारी तो जो हड्डियां ये फ्रेजाइल हो जाती हैं। अच्छा। फ्रेजिलिटी डेवलप होने लगती है। इसको हम कहते हैं कि ब्रिटलनेस, यानी ये नरम होना शुरू हो जाती हैं हड्डियां। हम यूजुअली इनको नहीं समझ नहीं पाते। ये जो आपने देखा है कि हड्डियां जो पेन जो हड्डियां कर्व होनी शुरू हो गई, मुड़नी शुरू हो गई, डेफिनेटली कमजोर होगी तो एक चीज होगी ना। तो हमें इस बात को फॉलो करना चाहिए और जब तक आप इसे और मिस करेंगी तो ये फिर ये फ्रैक्चर में आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब किस हड्डियां टूटने, ऑटोमेटिक फ्रैक्चर और स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर हो जाते हैं ये और फिर डिजीज प्रोसीड करके पैजेट डिजीज और बहुत सी डिजीज बन जाती हैं। अच्छा। तो हमें ये चाहिए कि हमें अर्ली डायग्नोस करें इसको, अर्ली डायग्नोस करके इसको प्रॉपर मैनेज करें। बहुत अच्छी मेडिसिन आई हुई है और ये मैं समझता हूँ कि मोन्ट्रोल सभी लोग ठीक हो जाते हैं इसमें। तो ये बच्चों को चाहिए इनके फौरन कंसल्टेंट के पास जाएं अपने और उनसे रुजू करें और इसमें डी के ड्रॉप्स आते हैं और ट्रीटमेंट होता है, आप दें और मैं समझता हूँ ये अच्छे हो जाएंगे। और ये बिल्कुल हमारी बात से रिलेट कर गया है कि हम वही बात मैंने अभी आपसे सवाल भी किया था कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से और कौन कौन सी बीमारियां रिलेट कर जाती हैं? जी हाँ, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक्चुअली इससे बीमारियां डेवलप होती हैं और चंद बीमारियों से ये डेवलप होती है। अच्छा। जी हाँ। अच्छा। हम इसमें जो मेन काज एक डेफिशिएंसी का है वो मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीज है। सबसे कॉमन मैं बता दूं ये कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसे हम डायरिया और वोमिटिंग वगैरह कहते हैं, जहाँ भी डायरिया होता है, जहाँ भी गैस्ट्रो की बीमारियाँ होती हैं, ये चीज़ें विटामिन की कमी हो जाती है। अब कहीं ये बीमारी ज़्यादा होती हैं तो कहीं विटामिन डी की। अच्छा, ये कुदरत का एक सिस्टम है कि एक ही घर में एक ही सेम बीमारियां डेवलप हो रही हैं, डायरिया सबको, लेकिन सिम्टम अलग अलग हो रही हैं। किसी में विटामिन डी की कमी होगी, किसी में आयरन की कमी हो गई है। ये तो एक कुदरती सिस्टम है। जरा सी वेरिएशन से, थोड़ी सी वेरिएशन से कि एक जो बड़ा बच्चा वो ग़िज़ा जो ले रहा था उसमें विटामिन डी पाई जा रही थी और एक छोटा बच्चा था उसको नहीं मिल रही थी वो चीज़। बात बातें ये भी होती हैं कि बड़ा बच्चा एक्सपोजर में था, सन एक्सपोजर बाहर भी जा रहा था, छोटा बच्चा जो था वो इंडोर था। तो इस वजह से भी विटामिन डी, एक में आयरन चला गया कम, एक में जो है डेफिशिएंसी डी की हो गई है। तो ये सब चीजें वजूहात हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज में आती हैं। बाकी न्यूट्रिशन है हमारा, हम जो ग़िज़ा में विटामिन डी कम खाते हैं, वेजिटेबल और जूसेस वगैरह होते हैं, फिश है जैसे, इसमें विटामिन डी बहुत ज्यादा पाया जाता है। अच्छा। हाँ, ये हम दें तो ये हम काबू पा सकते हैं। हम बहुत 1 साल के बच्चे को स्टार्ट कराएं, किस तरह से फिश देना स्टार्ट करें? हाँ, देखिए मैं समझता हूँ कि अगर हम ट्वाइस ए वीक हम देते हैं फिश को तो बहुत सी बीमारियां खत्म हो, ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। विटामिन डी के साथ साथ आयोडीन हमको पूरा मिलेगा। तो ग्रोथ का एक अहम रोल है, आयोडीन बहुत अहम रोल करता है। और हाइट के लिए अब इसमें बता, बाद बच्चे हम कहते हैं कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप उनको जो है वो फिश वगैरह दें, फिश ऑयल दें, ऑलिव ऑयल दें इनको, फिश दें, तो आप देखिएगा आयोडीन जितना इनको मिलेगा उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, हाइट भी अच्छी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, फिश किस एज से देना स्टार्ट करना चाहिए बच्चों को? फिश किस एज से देना स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, रूल कहता है तो स्टार्टिंग से मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऑनवर्ड हो गया, 4 मंथ ऑनवर्ड हो गया, तो हम 4 मंथ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, 4 मंथ ऑनवर्ड हो गया ना, तो अब आप यहाँ से आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप अभी देंगे, लेकिन आपने प्लान किया। ठीक है, देखिए ना, हमने सोचा हम गंदम दे रहे हैं तो हमने प्लान किया, हम 6 मंथ पे गंदम देना शुरू करते हैं। 6 मंथ हो गया, फिर इस तरह पे चिकन ऐड हो गई, जैसी चीज ऐड होंगी फिर आयोडीन ऐड हो जाएगा। 9 मंथ से आप आयोडीन ऐड कर सकते हैं आप उसमें। अच्छा। जी हाँ, और उसमें जो होगा जो फिश वगैरह है आप उसके ऐड कर दें। फिश प्रिपरेशन आती है, बहुत सी चीज है। मैंने लास्ट टाइम फिश से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया था, अभी फिर करूंगी ताकि लोगों के अंदर जो ये हमारे यहाँ की जो मिथ्स है ना थोड़ी सी क्लियर हो।
ये जो कहते हैं कि फिश के ऊपर दूध नहीं पिलाना चाहिए, मतलब कहते हैं दूध के ऊपर फिश नहीं ये पिलाना बिल्कुल ये बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ का भाई। हाँ, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा जी ठीक है, वो कहते कोई हैं ऐसा रिएक्शन नहीं है, जाती। अभी तक मेडिकल में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो आपस में ऐसा हुआ हो। अच्छा हाँ, ये अलग बात है कि हाइपर सेंसिटिविटी किसी चीज से भी डेवलप हो जाती है। बाद औक़ात खाली दूध पीने से भी होती है, बाद औक़ात फिश की भी अलग अलग प्रिपरेशन है। बाद फिश से लोगों को एलर्जिक होती है, बाद से लोगों को नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लेने से या दूध पीने से ऐसा हो गया। अच्छा ठीक है, बात बनेगा बॉडी सेंसिटिविटी होती है, वो वेरी सेंसिटिव। ठीक है। और एक और बात फिश से मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी बॉडी में एक चीज होती है ओमेगा 3 जो हमारी बॉडी में नहीं बनती है, वो हम फिश के जरिए ले सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल चलें ठीक है, सही कह रही हूँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि फिर किस तरह के हमें टेस्ट कराने चाहिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए? विटामिन डी को देखिए, हमने सबसे पहले तो हम एक सिंपल रूटीन के टेस्ट होते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि आए कि विटामिन डी ही की डेफिशिएंसी है या और किसी चीज की, आयरन की है, CPSR वगैरह होते हैं। इस तरह के लैब डेटा हम विटामिन डी को भी कैलकुलेट कराते हैं। आगा खान में कुछ टेस्ट ऐसे मौजूद है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, चूंकि ये बोन्स को अफेक्ट करती है तो हम बोन एक्सरे कराते हैं। अच्छा। एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरे ये होता है कि जो एक्सपर्ट है वही डिटेक्ट करेगा ज्वाइंट्स के डिजीज, ज्वाइंट के स्वेलिंग हो जाती है, उनके कार्डियलिजी डैमेज होते हैं, तो वो हम उसमें मतलब ये डिटेक्ट हो जाती है ये बीमारी। तो इसके बोन स्कैन कहते हैं, बोन स्कैन कराना ज्वाइंट पेन की। खासतौर पर हम रिस्ट को हम करते हैं, रिस्ट से पता लगता है। जी हाँ, रिस्ट के इम्पोर्टेंट। तो आप लोगों ने सारे टेस्ट कराए थे? फिर टेस्ट वगैरह हमने करवाए थे, उसमें फिर डॉक्टर साहब के पास हम वो टेस्ट लेके गए कि ऐसी बात है, थोड़ा सा हम उसको इसमें बता नहीं सकते थे इसमें क्या है क्या नहीं। तो बस उसमें यही था कि डॉक्टर साहब ने जब सेटिस्फाई किया कि ये प्रॉब्लम है, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, मगर डाइट का आपको बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा। तो उस फिर हमने जो है ना इनके जैसे डॉक्टर साहब ने बताया एग वगैरह आप इसको खिलाना शुरू करें। तो आप लोग उस वक्त तक एग वगैरह कुछ नहीं दे रहे थे? उस वक्त तक हम इतना नहीं कर रहे थे। अच्छा। हम सब, हमारा ख्याल था बस दूध काफी है। नहीं, लेकिन फर्स्ट मील जब आपने देना शुरू करी, इसको फर्स्ट बेबी मील जब आपने दी, तो क्या देना स्टार्ट किया था? वरना तो नॉर्मली एग से ही स्टार्ट करते हैं। जी, सिरिलैक। हाँ, पहले मैंने वो देना स्टार्ट किया, फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंडा भी बॉईल करके देना शुरू किया। हाँ। लेकिन ये है कि इनका पेट भी सही नहीं था शुरू में ना। अच्छा। इनको वोमिटिंग हो जाती थी या फिर अच्छा, यानी कि फिर इनको एलर्जी थी? एलर्जी भी थी इनको कुछ, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हुई। काफ़ी डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया मगर किसी से फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ। जब हम डॉक्टर आबिद के भाई मनाल भाई उनके पास गए तो फिर ये कि वो इन्होंने बताया हमें, पूरा डाइट प्लान बताया। हाँ। फिर बस हम इन्हीं की डॉक्टर आबिद की ही अच्छा, एक कॉलर भी है, उनको भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सुबह बखैर। सुबह बखैर, क्या हाल है अली रजा आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये जबरदस्त प्रोग्राम और डॉक्टर आबिद बात है जो लोगों को जो अवेयरनेस देते हैं, वाकई इनका बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल, किरदार इनका बहुत बड़ा है वाकई। अच्छा अली, क्या आज के टॉपिक के हवाले से क्या बात करेंगे? नहीं भाई, मैं तो भाई कैफाशर बिल्कुल नहीं हूँ। जैसी सैलरी आती है मैं कहूँगा किस तरह खत्म करनी है और कब खत्म करनी है। अच्छा, इतनी जल्दी खत्म? बिल्कुल, मैंने कहा 21 के 29 के बाद तो दोबारा मिल जाएगी ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो टाइम टू टाइम सैलरी मिल जाती है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। गवर्नमेंट ऑफिसर यही तो फायदा है। अच्छा, जब भी आप इतनी लेट ऑफिस भी जाते हैं? नहीं, वो पापा में पता लगे। क्यों करते हो यार ऐसे, टाइम पे क्यों नहीं पहुंचते हो आप लोग? नहीं तो फिर हम लोग बात का टाइम तो पूरा देना पड़ता है ना जी, ऐसी बात नहीं। कितने 4 बजे घर वापस? 4 बजे घर वापस? नहीं 5 बजे। 5 बजे, अच्छा ठीक है। क्या कहेंगे अली? और जी आबिद साहब से मैं पूछूंगा, अभी से बड़ी मालूमात फराहम कर रहे हैं। अभी साहब से ये पूछना है कि मतलब जो 2 बच्चे होते हैं, चाइल्ड बिल्कुल एक एज के होते हैं, सेम एज के होते हैं, एक में माशाल्लाह ज़हीन फास्ट और एक को बोलने में एक अच्छा लगता है, चलने में समझने में एक अच्छा लगता है, इसकी क्या वजूहात है और विटामिन डी बच्चों के लिए किस चीज से ज्यादा हासिल की जा सकती है? बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत और टेक्निकल सवाल है आपका, और ये अमूमन ऐसा होता है सब। ठीक है। देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं कि जो अक्ल शऊर की बात हम करते हैं, IQ लेवल की बात करते हैं, तो ये खुदादार सलाहियत होती है। ये किसी में भी किसी वक्त भी कितनी भी आ सकती है। अच्छा। बाद बच्चों में एक ही सेम बहन भाई है, किसी में बहुत ज्यादा है IQ लेवल, किसी में कम है। हाँ, ये जेनेटिक होती है। ये स्टार्टिंग में जितनी भी चीजें हैं ये कुदरती होती हैं। कहते हैं कि इंसान फितरत पे हुआ है। बिल्कुल। तो ये फितरत की चीजें वजह की होती है। डॉक्टर साहब, इसमें लेकिन ये भी बताइएगा कि
माँ बाप जो है ना वो हम लोग थोड़े से कॉन्शियस लोग होते हैं, हम फन कंपेयर करने पे आ जाते हैं। तो ये भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कंपैरिजन जो है वो बच्चों के सामने इस तरह से नहीं करना चाहिए कि जो बच्चे की जिनकी वैल्यूज कम है, क्योंकि हम कहेंगे भाई ये बच्चा जो है जरा कमजोर है रहने का, इससे डिप्रेशन डेवलप होता है, बच्चों के अंदर भी डिप्रेशन पैदा होता है। बिल्कुल, हमें ये चाहिए कि हम दोनों को जो है इंकरेज करें कि हाँ बेटा आप भी पढ़ें और आप भी भाई की तरह